हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऊर्ध्व विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्ध्व विकास क्या है, इवोल्यूशन थ्योरी क्या है। ये एवोल्यूशन थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्ध्व विकास का सिद्धांत था, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था वो डार्विन ने किया था। डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये 1859 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया था भी मानव सभ्यता, उसका विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ। तो ऊर्ध्व विकास उन्होंने कहा एक प्रक्रिया है जो बहुत धीमी गति से चलती है लेकिन निरंतर गति से चलती है। अब जो मानव का विकास हुआ, जैसे ये बात जब छोटे बच्चे थे कहते ही थे कि मनुष्य है वो बंदर से विकसित हुआ है, हमारा विकास है वो बंदर से हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी है भी बंदर से एकदम रात को बंदर सोया और सुबह मनुष्य उठा, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये एक प्रोसीजर चली धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप ये विकास की एक प्रक्रिया चली, जिससे जो होमोसेपियन है उससे धीरे धीरे करके मनुष्य का विकास हुआ। भी पहले ये जैसे हाथ और पाँव से चलता था, फिर थोड़ा ऊपर उठकर चलने लगा, ये फिर उससे हाथों से कुछ पकड़ना सीखा, फिर वो जंगल में रहने लगा, फिर गुफाओं में रहने लगा, धीरे धीरे पशु पालने शुरू किए, कृषि का विकास किया। तो ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया थी जो एवोल्यूशन की एक प्रक्रिया थी। तो एवोल्यूशन या ऊर्ध्व विकास का मतलब ये विकास की एक प्रक्रिया है जो ये बताती है कि इसका विकास है, किसी भी चीज़ का या वस्तु का या समाज का विकास है वो कैसे हुआ है। तो वह ऊर्ध्व विकास के बारे में क्या कहा गया। ऊर्ध्व विकास का जो सबसे पहले प्रयोग था, हमने बताया आपको कि वो चार्ल्स डार्विन ने किया था अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। उन्होंने बताया भी शुरुआत में जीवन की शुरुआत कैसे हुई। जैसे शुरू में जो रासायनिक क्रियाएँ हुई उसके कारण जीवन का विकास हुआ। अब जीवन के विकास में क्या होता है, ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी और इस प्रक्रिया में इन्होंने क्या बताया कि सर्वोत्तम को जीने का अधिकार है। सर्वोत्तम को जीने का अधिकार होने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक चीज़, प्रत्येक जीवित प्राणी है वो प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष के अंदर जो पार पा जाता है, संघर्ष से आगे बढ़ जाता है, वो ही जीवित रहता है। तो इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से ये समझाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा आपके। तो पहले ये देखिए, वह परिवर्तन ऊर्ध्व विकास की श्रेणी में आता है। ऊर्ध्व विकास का मतलब इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किसे हम कहेंगे, जहाँ प्रत्येक परवर्ती अवस्था अपनी पूर्ववर्ती अवस्था पर, परवर्ती का मतलब जो आज की अवस्था है, वर्तमान की अवस्था है, पूर्ववर्ती का मतलब वो पहले की अवस्था पर आधारित है। मतलब जिस इसका विकास है वो पहले की अवस्था से आगे जब बढ़ा है तो इसका आधार पहले वाला ही है, उससे वो संबंधित है। जो परिवर्तन अपनी आंतरिक शक्तियों के कारण स्वतः होता है और ये ऊर्ध्व विकास की प्रोसीजर है। इसमें आंतरिक शक्तियाँ या खुद की इसके अंदर अंदरूनी शक्तियाँ होती है जिसके कारण इसमें अपने आप ये परिवर्तन होता रहता है। और इसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती है क्या, एक तो इसमें वृद्धि होती है, दूसरा इसमें विकास होता है और एक इसमें कंटिन्यूटी निरंतरता होता है। तीनों का समावेशन होता है। तो ये हम आपको इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे एक बीज है, तो ये बीज के सारे बीज हैं वो समान होंगे, एक जैसे दिखने में होंगे सारे बीज। तो ये ऊर्ध्व विकास की प्रक्रिया है, ये सरलता से जटिलता की ओर चलती है। सरलता कैसे, जैसे बीज है ये एक सरल है, सीधा सा है। अब इससे क्या होगा, दूसरा स्टेप इसका क्या होगा, अंकुर फूटेगा, इससे कोंपल खिलेगी, इसके आगे फिर पत्तियां निकलेगी और उसके बाद ये पौधा बन जाएगा। तो यह प्रक्रिया एकदम से नहीं हुई है। ये नहीं है कि रात को हमने बीज छोड़ा और सुबह वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया। ये धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप चली थी ये प्रक्रिया। और इसमें तीनों चीज़ें एक साथ चलती है। कौन कौन सी, इसमें वृद्धि भी हो रही है, इसके अंदर विकास भी हो रहा है और ये प्रक्रिया ये निरंतर चलती रहती है। इसी तरह से देखिए, यदि क्योंकि जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने जीव विज्ञान के अंदर ये लागू किया गया था, जीवन के ऊपर इन्होंने बताया था, प्राणी शास्त्र के अंदर बताया था इन्होंने। तो जब हर्बर्ट स्पेंसर इसके जो चार्ल्स डार्विन थे इनके समकालीन थे, इनके समय में ये रहे थे, तो ये चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से बड़े प्रभावित हुए थे। और हर्बर्ट स्पेंसर ने एक पुस्तक लिखी थी द फर्स्ट प्रिंसिपल। उस पुस्तक में उन्होंने जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था उस सिद्धांत को समाज के ऊपर लागू कर दिया था, समाज के ऊपर या मनुष्य के ऊपर लागू कर दिया था। इसलिए जो ऊर्ध्व विकास का समाज शास्त्रीय सिद्धांत है उसके जनक हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल लिखी थी, वो 1862 में प्रकाशित हुई थी। और चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो 1859 में प्रकाशित हुई थी। तो ये ऊर्ध्व विकास कैसे हुआ, जैसे मान लो भ्रूण है,
भ्रूण क्या एक मांस का चिथड़ा है, एक मांस का गुच्छा है और सारे भ्रूण एक जैसे होंगे। अब भ्रूण से क्या बनेगा, शिशु बनेगा और शिशु से किशोर बनेगा, किशोर से युवा बनेगा, युवा से प्रौढ़ बनेगा और उसके बाद वृद्ध बनेगा। तो ये पूरी एक प्रोसीजर है, इसको हम क्या कहते हैं, ऊद विकास कहते हैं, ऊद विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा, अब परवर्ती प्रक्रिया वो अपने पूर्ववर्ती पर कैसे हुई, जैसे अंकुर है ये किसके ऊपर निर्भर है, पूरी तरह से बीज पर आधारित है। तो अंकुर है ये क्या हो गई, परवर्ती हो गई और इसकी पूर्ववर्ती बीज हो गया। पौधा किसके ऊपर निर्भर है, पौधा निर्भर है अंकुर के ऊपर, क्योंकि इसका आधार अंकुर है। अंकुर का मतलब जो कोंपल खिली है, वो जो प्रपुष्टन हुआ है, जो बीज खिला है, बीज से कोंपल निकली है, तो ये इसके ऊपर आधार। इसीलिए शिशु है उसका आधार क्या है, भ्रूण है। किशोर का आधार क्या है, शिशु है। युवा का आधार क्या है, किशोर है। प्रौढ़ का आधार क्या है, युवा है। वृद्ध का आधार क्या है, प्रौढ़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो परवर्ती का मतलब आगे वाली जो स्टेज है, वो अपनी पूर्ववर्ती का मतलब पीछे वाली स्टेज की आधारशिला है। इसमें देखो तीनों गति भी है, इसके अंदर वृद्धि भी हो रही है और विकास भी हो रहा है। सरल से जटिल की ओर कैसे है कि बीज है ये सरल है, पौधा बन गया जटिल हो गया, क्योंकि पौधे के बहुत सारे अलग अलग अंग बन गए। अंग बनने का मतलब क्या हो गया, इसकी टहनियाँ भी बन गई, इसके पत्ते भी बन गए, इसकी जड़ें बन गई, इस पर फूल लग गए, इस पर फल लग गए, तो अलग अलग भाग हो गए। फिर ये अलग अलग भाग, इनके काम भी अलग अलग हैं। जैसे जो जड़ है उसका काम क्या है, भोजन लेना या पानी लेना है, और जो पत्तियां उसका काम वाष्पीकरण करना या फिर ऑक्सीजन लेना, या जो भोजन के लिए जरूरी प्रक्रिया है वो करना है। फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर ये कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर। और इसके साथ साथ ये जो तो ये एक जटिल प्रक्रिया होगी। बीज सरल था, ये जटिल प्रक्रिया बन गई, इसके अलग अलग भाग हो गए और सभी भाग निश्चित हो गए। ये तो निश्चित नहीं था, बीज अनिश्चित था, हमें पता नहीं था आगे चलकर ये क्या बनेगा, कैसा बनेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर पौधा बन गया, एक निश्चित हो गया, इसके अंग बन गए, प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य निश्चित हो गया। अब इसी तरह से हम भ्रूण की देखते हैं, तो यहाँ पर भ्रूण था, ये एक सरल अवस्था थी, क्योंकि इसमें कोई अंग स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि एक मांस का चिथड़ा था। लेकिन जब हम यहाँ पर युवा, किशोर या शिशु, इनमें से किसी की बात करते हैं, जैसे किशोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या था, इसके अंग निकल गए थे, जैसे हाथ हो गए, पाँव हो गए, आँखें हो गई। तो ये सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ रहा है। अब अंग कैसे बन गए, जैसे हाथ है उसका काम कार्य करना हो गया, आँखों का काम देखना हो गया, और कानों का काम सुनना हो गया। ये सारे अपने अपने अलग अलग काम करने लगे, मतलब कार्य विशेषीकरण आया, सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ी। लेकिन इसके साथ साथ ये जो अंग हाथ है, कान है, पाँव है, आँख है, नाक है, पेट है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर है। इसी तरह से इसमें भी एक दूसरे से निर्भर है। जैसे पौधा है, पौधे के अंग निर्भर है, क्योंकि पौधे में यदि जड़ें निकाल दें तो पौधे का क्या मतलब है, पौधा जड़ों पर निर्भर है। और यदि तना हटा दें तो पत्तियों का क्या मतलब है, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसका मतलब सारे अंग एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे आज जो किशोर है, मान लीजिए इसकी आंखें काम करनी बंद कर दें तो सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा। तो ये जो डार्विन ने सिद्धांत दिया था, इस डार्विन के सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के ऊपर लागू किया गया, तो इसे समाजशास्त्र का उद्विकासी सिद्धांत कहा जाता है। एक बार फिर इस स्लाइड को आप देखिएगा, इसमें क्या कहा है, उद्विकास वो की श्रेणी में आता है जहाँ प्रत्येक परवर्ती अवस्था, परवर्ती समझ गए, जैसे बीज है उसके बाद अंकुर हो गया, अंकुर है उसके पहले क्या था, अंकुर से पहले बीज था, तो पूर्ववर्ती अवस्था का आधार होती है, मतलब वो बेस होती है, उसी से आगे बढ़ाइए जो परिवर्तन की आंतरिक शक्ति हो। बीज है उसके अंदर खुद की शक्ति होती है, भ्रूण की खुद की शक्ति है जिससे वो आगे बढ़ रहा है। और इसमें वृद्धि भी होती है, इसमें वृद्धि भी होती है। जैसे जो पौधा है वो पहले छोटा सा अंकुर खिलेगा, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा, इससे बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। विकास का मतलब निरंतर उसमें विकास भी होता रहता है। विकास होने का मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी है, शिशु है, वो किशोरावस्था तक बढ़ेगा, उसकी वृद्धि तो किशोरावस्था तक होगी, लेकिन उसमें विकास निरंतर होता रहेगा। फिर वो प्रौढ़ भी होगा, फिर वो वृद्ध भी होगा। और कंटिन्यूटी का मतलब इसमें निरंतरता है, इन तीनों अवस्था, जितनी भी अवस्था इनमें निरंतरता, इसी को उद विकास कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं, ये क्या है,
बीज है, किस चीज़ के बीज है? पपीते के बीज हैं। ये बीज देखिए सारे एक समान है, सरल है, समानता है, लेकिन ये अनिश्चित है। हमें पता नहीं आगे चलकर ये क्या बनेंगे, किस तरह का पौधा बनेंगे। और उनके अब यहाँ से बीज से क्या हुआ, ये सरल है, सरलता से हम किसकी तरफ बढ़े? हम जटिलता की तरफ बढ़े। जटिलता की तरफ बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ये देखो पेड़ बन गया, पेड़ बनने पे इस देखो पत्तियां भी इस पर निकल आई, इसका तना भी बन गया, इसके ऊपर फल भी लगाए, फूल भी लग गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जटिलता की तरफ आ गया। अब इन पत्तियों का काम क्या है? अलग काम है, तने का काम अलग है, जड़ों का काम अलग है, और फ्रूट है इसका काम अलग है। ये आगे फिर रिप्रोडक्शन करेगा, इससे आगे फिर बीज बनेंगे। लेकिन डार्विन ने क्या कहा था कि अब ज़रूरी थोड़ी है कि ये सारे बीज हैं ये पौधा बन जाएंगे। इसमें से पौधे कौन से बनेंगे? जो प्रकृति के साथ संघर्ष करेगा और उस संघर्ष में जीतेगा। तो ये क्या था? जो सरल अवस्था थी, और जो उद विकास है वो क्या? सरल अवस्था से जटिल अवस्था की तरफ एक व्यवस्था है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे आपको, एवोल्यूशन की विशेषताएं बताएंगे। तो ये थोड़ा आप ध्यान से देखना है एवोल्यूशन की विशेषताएं क्या है। तो इसके अंदर पहला है सरलता से जटिलता की ओर। तो एवोल्यूशन की प्रक्रिया है ये क्या होती है? सरलता से जटिलता की ओर होती है, क्योंकि आरंभिक अवस्था में चाहे समाज था या फिर कोई व्यक्ति है या फिर कोई पौधा है, वो बड़ा सरल होता है, लेकिन जो जो उसका विकास होता है धीरे धीरे उसके विभिन्न अंग निकल आते हैं और वो एक जटिल रूप धारण कर लेता है। जैसे हमने क्या किया था, एक पौधा है, उसके बीज है वो सरल है, और पौधा बन गया वो जटिल, क्योंकि उसके अलग अलग अंग, जैसे पत्तियाँ बन गई या फिर उसके जो जड़ें बन गई, तना बन गया, फूल बन गए, तो वो अलग अलग अंग हो गए और सारे काम अलग अलग करते हैं, तो इसलिए जटिल हो जाता है वहाँ पर। इसी तरह समाज के अंदर हम लेते हैं तो पहले सारे काम, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सारे काम एक ही संस्था के द्वारा किए जाते थे, परंतु अब वो सरल समाज था। लेकिन जटिल समाज में धार्मिक कार्य अलग कर रहे हैं, अलग संस्था कर रही है, शैक्षणिक कार्य अलग संस्था कर रही है, राजनीतिक कार्य अलग संस्था कर रही है। तो ये सरलता से जटिलता की ओर। जैसे भ्रूण है वो क्या है? सरल है, और जो व्यक्ति का विकास हो गया, अलग अलग हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक निकल आए, उनका विकास हुआ, तो क्या हो? जटिल हो गया। तो एवोल्यूशन है वो सरलता से जटिलता की ओर प्रक्रिया है, निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। उद विकास जो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इसमें परिवर्तन है वो बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन कंटिन्यू होता है, निरंतर होता है, स्लो है, लेकिन वो कंटिन्यूटी उसके अंदर है। जैसे जो एक शिशु है, उस शिशु से एक किशोर बना, तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी, हम इसको देख नहीं पाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इस तरह वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पौधा है, बीज हमने उगाया, उसके बाद वो छोटा सा अंकुर बनेगा, उसके बाद वो छोटा पौधा बनेगा, फिर बड़ा पेड़ बनेगा, इसको हम देख नहीं पाते। ये धीरे धीरे होने वाली परंतु निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, आंतरिक शक्तियों के कारण। अब उसके अंदर जो विकास हो रहा है, जो उद विकास की प्रक्रिया है, इस विकास में बाहरी जो शक्तियाँ वो काम नहीं करती, इसमें केवल आंतरिक शक्तियाँ काम करती है। आंतरिक शक्तियाँ कैसे काम करेगी? मान लीजिए एक भ्रूण है या शिशु है, उस शिशु है वो अपनी आंतरिक शक्तियों के कारण किशोर बनेगा, फिर आंतरिक शक्तियों के कारण वो क्या बनेगा? युवा बनेगा, फिर आंतरिक शक्तियों से वो प्रौढ़ बनेगा। ये तो नहीं है हम किशोर है उसको खींच कर युवा बना दें, युवा को खींचकर प्रौढ़ बना दें, ऐसा नहीं बनेगा ना वो। तो इससे वो शिशु को यदि हम खींचेंगे तो वो प्रौढ़ या युवा नहीं बनेगा, हो सकता है फाइल निपट जाए उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो छोटा पौधा है उस पौधे को हम खींच कर पेड़ नहीं बना सकते, तो इसमें आंतरिक शक्तियाँ वही काम करती है। आंतरिक शक्तियों के कारण ये परिवर्तन होता है, विभेदीकरण की प्रक्रिया है। जो एवोल्यूशन है ये विभेदीकरण, विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? अलग अलग कार्य विभाजन, कार्य विशेषीकरण की एक प्रक्रिया है, क्योंकि इससे जो कोई भी जो वस्तु है उसके अलग अलग अंग निकल आते हैं। विकास की एक प्रक्रिया के साथ साथ जो जो विकास होता है उसका जो सरल रूप जटिल रूप में परिवर्तित होता है, तो उसके विभिन्न अंग निकल आते हैं, और वो अंग फिर अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमने बताया था अभी, पेड़ है, उस पेड़ की पत्तियां अलग काम करेगी, जड़ों का काम अलग है, तने का काम अलग है। तो जो पहले तो काम वो बीज था वो एक सरल था, उसमें विभेदीकरण नहीं था, अकेला बीज था। लेकिन जब वो जटिल बन गया तो उसमें विभेदीकरण हो गया, उसके विभिन्न अंग बन गए, और विभिन्न अंग विभिन्न अलग अलग काम भी करने लगे। जैसे शरीर है, उस पहले तो भ्रूण था तो अकेला था वो,
उसको कोई काम नहीं था, सरल था, लेकिन विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे उसके अंतर्गत क्या आया, उसमें अंगों का विकास हुआ, उसमें जटिलता आई, विभिन्न अंग बने, और अंग बने तो वो सारे काम है वो उनमें कार्य का विभाजन हो गया। तो यह एक विभेदीकरण की प्रक्रिया है। गुणात्मक परिवर्तन जो एवोल्यूशन है, ऊद विकास है, इसमें समाज के अंदर गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, न कि संख्यात्मक या परिमाणात्मक। इसके परिवर्तनों को हम संख्या के रूप में नहीं मान सकते। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं, मान लो एक भ्रूण है तो उसकी संख्या कितनी है, एक ही है। अब उसका विकास होगा तो वो भ्रूण एक ही रहेगा, उससे एक ही शरीर बनेगा, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन आएगा। गुणात्मक परिवर्तन क्या आएगा, वो उससे किशोर बन जाएगा, उससे युवा बन जाएगा, उससे वो प्रौढ़ बन जाएगा, उससे वो वृद्ध बन जाएगा। उनके गुणों में परिवर्तन आ रहा है। उनके गुणों में, जैसे किशोर में और वृद्ध में अंतर है ना, दोनों में यदि हम अंतर देखें तो इन दोनों में अंतर है। शिशु और फिर युवा में अंतर है दोनों के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस कैसे हैं, वो गुणात्मक परिवर्तन है, न कि संख्यात्मक परिवर्तन है। इसके बाद हम आगे करते हैं इसके अंदर निश्चित चरों और क्रम में परिवर्तन। अब इसमें जो एवोल्यूशन की प्रक्रिया है, इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो एक निश्चित और क्रमबद्ध चरण में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे शिशु है वो सीधा ही वृद्ध थोड़ी बन जाएगा। वो शिशु है वो एकदम से, ये थोड़ी है रात को शिशु सोया और सुबह एकदम, छोटा बच्चे को हमने सुलाया और सुबह देखेंगे तो एकदम वो बुजुर्ग मिलेगा अपने को। वो एक निश्चित क्रम है, पहले भ्रूण है, उसके बाद शिशु बनेगा, फिर उसके बाद युवा होगा, फिर उस किशोर होगा, फिर युवा होगा, प्रौढ़ होगा। इसके आधार पर एक क्रम है। इसी तरह से पौधे हैं, पौधों का पहले बीज होगा, बीज है, बीज से अंकुर फूटेगा, फिर उससे छोटा पौधा बनेगा, फिर बड़ा पेड़ बनेगा, फिर उसके फल फ्रूट लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक क्रम, इसका जो उद विकास की प्रक्रिया है कि इसका निश्चित चरण होते हैं और निश्चित क्रम में इसका परिवर्तन होता है। परिवर्तन कभी पीछे की ओर नहीं होता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी इसकी विशेषता है कि परिवर्तन सदैव आगे की ओर होता है। आगे की ओर होने का मतलब क्या हो गया, जो भ्रूण है वो शिशु बने ही बने। हमने एक एग्जाम्पल लिया है पूरा आपको क्लियर कराने के लिए, क्योंकि टॉपिक है थोड़ा टिपिकल है, इससे एक एग्जाम्पल से सारा आपको क्लियर हो जाएगा। परिवर्तन कभी पीछे की ओर क्यों नहीं होता, क्योंकि एक भ्रूण है वो शिशु बनेगा, शिशु बनने के बाद वो किशोर बनेगा, किशोर बनने के बाद वो युवा, आगे की तरफ बढ़ रहा है। कभी ये हो सकता है क्या, भी एक वृद्ध है वो युवा बन जाए, युवा है वो भ्रूण बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह से ऊद विकास है वो क्या है, हमेशा आगे की ओर होने वाला परिवर्तन है, ये कभी पीछे की ओर नहीं होता। क्योंकि जो अंकुर है वो कभी बीज नहीं बनेगा, जो पेड़ है वो कभी अंकुर नहीं बनेगा, उसके आगे फ्रूट होंगे, उसके बीज बनेंगे, वो अंकुर बन सकते हैं। तो एवोल्यूशन है, ऊद विकास है, वो हमेशा क्या होता है, प्रवृत्ति आगे की ओर होता है। ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक प्रक्रिया। अब ऊद विकास की एक विशेषता ये भी है कि यूनिवर्सल है और हर समय के अंदर, हर काल के अंदर, प्रत्येक भूमि पर ये मौजूद रहा है। क्योंकि पेड़ पौधे हर जगह पर है, जीव जंतु हर जगह पर है, समाज हर जगह पर है, मनुष्य हर जगह पर है। तो इनका जो विकास हो रहा है वो ऊद विकास की प्रक्रिया के तहत इनका विकास हुआ है। ये हर जगह, हर देश, हर प्रकार के समाज में ये प्रक्रिया चलती है। मूल्य तटस्थ, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें किसी तरह की मूल्य सापेक्ष नहीं है, ये मूल्य के पूरी तरह से तटस्थ है। इसमें ऊद विकास के अंदर विकास होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन उस मूल्य तटस्थ का मतलब ये हुआ, इसमें ये नहीं देखा जाता परिवर्तन अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सिर्फ ये देखा जाता है भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे बीज हमने बोया तो उससे पेड़ बना, अब हम ये नहीं देखेंगे भी वो पेड़ कैसे बना है, लेकिन परिवर्तन हुआ है। भ्रूण है, उस भ्रूण से बच्चा बना, तो उस बच्चे का या किशोर का हम ये नहीं देखेंगे भी वो किशोर कैसा बना है, वो वेल डेवलप्ड है, फिजिकली रूप से फिट है, सारे बॉडी उसकी सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही, ये हम नहीं देखेंगे। वो कैसा ही हो, चाहे चाहे उसके फिजिकली डेवलपमेंट पूरी तरह से हो या न हो, लेकिन वो किशोर भी बनेगा, वो युवा भी बनेगा, वो वृद्ध भी बनेगा, प्रौढ़ भी बनेगा, ये सारी अवस्थाएं उसके अंतर्गत आएगी। तो इसमें हम ये नहीं देखते भी अच्छा परिवर्तन अच्छा हो रहा है या परिवर्तन बुरा हो रहा है, लेकिन इसमें ये देखा जाता है भी परिवर्तन हो रहा है। स्वाभाविक प्रक्रिया, एवोल्यूशन की प्रक्रिया है, ये स्वतः होने वाली, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। इसमें मनुष्य का कोई या बाहरी शक्तियों का कोई दबाव नहीं होता। जैसे हमने पहले ही बताया था कि छोटे पौधे को खींचकर हम पेड़ नहीं बना सकते, शिशु को खींचकर हम युवा या किशोर नहीं बना सकते। ये अपने आप परिवर्तन हो, आंतरिक शक्तियों के कारण परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया है। समानता से विशिष्टता की ओर,
ये हमने बीज वाले में आपको बताया था भी, ये उद विकास की प्रक्रिया है, ये समानता से विशिष्टता की ओर, सरलता से जटिलता की ओर, निश्चितता से अनिश्चितता की ओर जाती है। तो इसमें समानता से विभिन्नता की ओर का मतलब क्या हो, जैसे आप बीज लेंगे तो बीज सारे समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन जब उसका पौधा बनेगा तो उसमें विभिन्नता होगी, उसके विभिन्न अंग निकलेंगे और सारे पौधे वो भी अलग अलग तरह के होंगे। जैसे भ्रूण है, भ्रूण एक मांस का चिथड़ा होता है जो कि सभी का एक ही जैसा होगा, लेकिन उसमें आगे जाकर जो व्यक्ति बनेंगे उसमें विभिन्नता होगी। देखिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कितना टैलेंटेड होता है, किसी में इंजीनियरिंग की क्वालिटी होती है, किसी में टीचिंग की क्वालिटी होती है, किसी में बिजनेस की क्वालिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में तो समान थे, लेकिन बाद में ज्यों ज्यों उनका परिवर्तन हुआ, ज्यों ज्यों उनका विकास हुआ, तो विभिन्नता की ओर अग्रसर हुए। इसके बाद अपना इसका जो अंतिम पॉइंट है वो अनिश्चितता एवं असंबंधता। मतलब क्या हुआ, शुरू में अनिश्चित है, हमें पता नहीं है बीज है वो क्या बनेगा, आगे जाकर कैसा पौधा बनेगा, भ्रूण है वो आगे जाकर किस तरह का इंसान बनेगा, हमें पता नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे विकास होता है तो वो अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ चला जाता है। निश्चितता की तरफ कैसे चला जाता है कि उसके सारे अंगों का विकास हो जाता है और प्रत्येक अंग का कार्य निश्चित हो जाता है। जैसे हाथ का क्या है, आँख का क्या है, कान का क्या है। इसका मतलब एवोल्यूशन की प्रक्रिया वो क्या है, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर जाने की प्रक्रिया है। असंबंधता से संबंधता की ओर जाने की प्रक्रिया है ये। असंबंधता कैसे, जैसे शुरू में भ्रूण है तो उसमें किसी तरह का कोई संबंध नहीं है क्योंकि उसके अंगों का विकास नहीं हुआ है। इसके बाद जब धीरे धीरे जो जो परिवर्तन हुआ तो उसके विभिन्न अंगों का विकास हो गया। विभिन्न अंगों का विकास कैसे हुआ, हाथ, कान, नाक, पाँव आदि हो गए ना अलग अलग। जैसे पेड़ के पत्तियां, तना, फूल, फल, जड़ें आदि अलग अलग अंग विकसित हो गए ना। लेकिन वो पहले तो असंबंधित थे क्योंकि अंग थे ही नहीं, लेकिन अब वो संबंधित हो गए हैं। संबंधित होने का मतलब सारे अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं। तना जड़ों पर निर्भर है, जड़ें तने पर निर्भर है, पत्तियां तने पर निर्भर है, तना पत्तियों पर निर्भर है। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो असंबंध जो थे वो अब संबंधित हो गए हैं। जो अनिश्चित था उनमें निश्चितता आ गई है। अब दो कंसेप्ट देखिए यहाँ पर, डिफरेंसेस बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल एवोल्यूशन। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उद विकास में अंतर क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उद विकास को सामान्यतः एक ही समझा जाता है, परंतु ये एक नहीं है, इनमें बहुत अधिक अंतर है। क्योंकि सोशल जो चेंज है, सामाजिक परिवर्तन है, वो एक विस्तृत अवधारणा है, जबकि सोशल एवोल्यूशन है, सामाजिक उद विकास है, वो सामाजिक परिवर्तन का ही एक हिस्सा है। दिशा के आधार पर, तो दिशा के आधार पर हम क्या करेंगे इसके अंदर, सामाजिक जो उद विकास है उसकी एक निश्चित दिशा होती है, वो नीचे से ऊपर की ओर सदैव आगे की ओर बढ़ेगा। परंतु जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी कोई दिशा नहीं होती है, वो आगे पीछे भी हो सकता है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। क्रम के आधार पर, इसका मतलब क्या होगा, जो सामाजिक उद विकास है उसका निश्चित क्रम होगा। क्रम कैसे, जैसे पहले भ्रूण, शिशु और किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, एक क्रम है। परंतु सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन है, इसका कोई क्रम नहीं होता है। शक्ति के आधार पर जो उद विकास है वो आंतरिक शक्तियों के कारण उसमें परिवर्तन आता है, जबकि सोशल चेंज है उसमें आंतरिक और बाह्य दोनों परिस्थितियों, दोनों ही शक्तियों के कारण उसमें परिवर्तन आता है। जैसे सती प्रथा थी, उसमें परिवर्तन किसके कारण आया, बाहरी शक्तियों के कारण आया, समाज ने उसको बदल डाला। तो इसका मतलब सामाजिक परिवर्तन उस पर आंतरिक और बाह्य दोनों परिस्थितियाँ कार्य, शक्तियाँ कार्य करती है। अब ये पॉइंट आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा है कि प्रतिवर्तिता रिवर्सेबिलिटी के आधार पर, रिवर्सेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में प्रतिवर्तिता बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वापिस आने के आधार पर। तो इसका में हम क्या लिखेंगे, जो सामाजिक उद विकास है वो क्या होता है, वो रिवर्स नहीं होता, वो सदैव आगे की ओर बढ़ता है। जबकि सामाजिक परिवर्तन है वो वापस पीछे भी आ सकता है। पीछे भी कैसे आ सकता है, मान लीजिए कोई सामाजिक प्रथा है, उसको हो सकता है हमने आज स्वीकार कर लिया। जैसे कोर्ट मैरिज है, इसको पहले समाज स्वीकार नहीं करता था, आज समाज ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। हो सकता है आगे चलकर समाज इसको फिर नकार दे, स्वीकार नहीं करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यू टर्न ले गया, वापस चला गया। तो सामाजिक परिवर्तन में रिवर्सेबिलिटी है, उसमें प्रतिवर्तिता है, लेकिन जो सामाजिक उद विकास है उसमें प्रतिवर्तिता
नहीं है, वो सदैव आगे की तरह होता है। इसके बाद है क्षेत्र के आधार पर अंतर। क्षेत्र के आधार पर अंतर का मतलब ये हुआ जो सामाजिक परिवर्तन है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, पूरा समाज है, उसके अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। परंतु जो दूसरा हमने किया था सामाजिक उद विकास, वो उसका क्षेत्र है वो संक्षिप्त है, छोटा है, वो तो सामाजिक परिवर्तन का एक भाग है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है इसको यहाँ पर आप नोट्स तैयार करेंगे तो आपकी हेल्प के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा लिखा है, तो इसको आप देखिएगा। ये सामाजिक उद विकास के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसी के ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर का हमने नाम लिखा है, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर का हम अगली वीडियो में डालेंगे। तो सामाजिक उद विकास का मतलब समझिएगा पहले आप। डार्विन के उद विकास सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। जहां डार्विन ने अपनी विश्व प्रसिद्ध ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज 1859 में पुस्तक प्रकाशित की थी, पृथ्वी पर जीवन के उद विकास का सिद्धांत दिया था। अब उसके डार्विन के समकालीन समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने पुस्तक लिखी द फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 में। उसमें समाज व सवयव ऑर्गेनिज्म, सावयव शब्द हम अगले वीडियो में काफ़ी यूज करेंगे, में समानता स्थापित करके सामाजिक उद विकास सिद्धांत की रचना की। समाज का मतलब सोसाइटी हो गया, सावयव का मतलब होता है शरीर, जैसे शरीर के बहुत सारे अलग अलग अंग हैं उसी तरह समाज के भी अंग हैं, इन दोनों में समानता स्थापित करके हर्बर्ट स्पेंसर ने माना भी यदि हम समाज को एक शरीर मान लें तो जिस तरह शरीर के अलग अलग अंग है उसी तरह समाज के भी अलग अलग अंग हैं। जिस तरह शरीर के अंगों का अलग अलग काम है, समाज के अंगों का भी अलग अलग काम है। जिस तरह शरीर के अंगों का धीरे धीरे विकास हुआ भ्रूण से लेकर, उसी तरह समाज के अंगों का भी धीरे धीरे विकास हुआ है। तो इसी को आधार मानकर इन्होंने अपने उद विकास के सिद्धांत की रचना की। स्पेंसर के अनुसार जैसे जीवों का विकास समानता से विभिन्नता, सरलता से जटिलता की ओर हुआ, उसी तरह समाज का विकास भी समानता से विभिन्नता और सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। उदाहरण और द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण कौन सा है, वही कौन सा, बीज का। बीज के बताए थे ना, बीज सब शुरू में बहुत सरल होता है, इसके विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, फल, फूल आदि अंग नहीं होते हैं। फिर उसके बाद उद विकास की प्रक्रिया से उसके अंग स्पष्ट हो जाते हैं, कार्य उनका कार्य भी निश्चित हो जाता है, तने का, पत्तियों का, वो सारा। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है। तो ये बातें हमने बताई थी, यहाँ पर सारी बातें बताइए, आप इसमें से नोट कर सकते हैं। ये देखिए हमने बीज, अंकुर और पौधे का उदाहरण भी आपको लेकर बताया था, इसको अच्छी तरह से समझाया था भी। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है ये, इसमें वृद्धि और विकास निरंतर चलता रहता है। परवर्ती अवस्था अपने पूर्ववर्ती के ऊपर निर्भर होती है। ये अपनी ही शक्तियों के कारण उनमें परिवर्तन होता है, किसी बाहरी शक्तियों से इसमें प्रभावित नहीं होता है। तो अतः वह परिवर्तन उद विकास की श्रेणी में आता है जहाँ प्रत्येक परवर्ती अवस्था अपनी पूर्ववर्ती अवस्था के ऊपर आधारित हो। यह परिवर्तन आंतरिक शक्तियों, भ्रूण है उसमें खुद की शक्तियाँ, शिशु की खुद की शक्तियों से वो किशोर बनेगा, किशोर खुद की शक्तियों से युवा बनेगा, किसी तरह खींचातानी करके उसको युवा नहीं बनाया जा सकता। स्वतः अपने आप होता है, तथा जिसमें वृद्धि, विकास और निरंतरता तीनों का समावेशन साथ साथ में होता है। उद विकास की विशेषताएं, उद विकास सरलता से जटिलता, समानता से विभिन्नता, वह विकास की एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक और सार्वकालिक प्रक्रिया है। सरलता से जटिलता की ओर, उद विकास एक सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में व्यवस्था के न तो किसी तरह के अंग स्पष्ट होते हैं, ना ही उनके कार्य स्पष्ट होते हैं। धीरे धीरे जब इसका विकास होता है तो उसके अंग और भाग स्पष्ट होते जाते हैं और इनमें जटिलता बढ़ती जाती है निरंतर और धीमी गति से, क्योंकि ये प्रक्रिया निरंतर, उद विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं, लेकिन ये धीमी गति से होती है, इसके परिवर्तन को हमें देख नहीं पाते। आंतरिक शक्तियों के कारण होने वाला परिवर्तन, चाहे बीज से पौधा बने या शिशु से किशोर बने, ये आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। बाहरी शक्तियों के से न तो बीज पौधे को खींचकर बड़ा पेड़ बनाया जा सकता है, न इस शिशु को युवा बनाया जा सकता है। विभेदीकरण की प्रक्रिया, उद विकास समानता से विभिन्नता की ओर या विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। जो जो इसका विकास होता जाता है, समाज या शरीर के अंग स्पष्ट होते जाते हैं, सभी अंगों में विभेदीकरण या उसके अलग अलग कार्य भी निश्चित हो जाते हैं। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ,
इसमें संख्यात्मक परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि शरीर तो संख्या में एक ही रहेगा, उसमें गुणात्मक परिवर्तन होंगे, जैसे किशोर बनेगा, युवा बनेगा, इस तरह के परिवर्तन उसमें होते रहेंगे। निश्चित चरण और क्रम, उसका उद विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन एक निश्चित चरण और एक निश्चित दिशा और क्रम में होता है। जैसे बीज के पश्चात अंकुर फूटेगा, उसके पश्चात पत्तियां, तना, पौधा बनेगा, तो ये सारी एक प्रक्रिया होती है। इसी तरह शरीर के बारे में या भ्रूण के बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं। परिवर्तन कभी पीछे की ओर नहीं जाता है, उद विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन सदैव आगे की तरफ होगा, ये हमने बताया था। क्योंकि एक शिशु से खींचकर उसको किशोर नहीं बनाया जा उसको किशोर वापस भ्रूण नहीं बन सकता है, वृद्ध वापस युवा नहीं बन सकता, ये हमेशा सदैव परिवर्तन आगे की ओर ही होगा। सार्वभौमिक और सार्वकालिक उद विकास की प्रक्रिया सर्वव्यापी है, अर्थात सभी समाजों, सभी कालों और उद विकास ये प्रक्रिया चलती रहती है। मूल्य तटस्थ है, उद विकास एक मूल्य तटस्थ परिवर्तन विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होगा, वह परिवर्तन अच्छा होगा या बुरा होगा, उद विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे बीज कैसा पेड़ बनेगा, भ्रूण है वो कैसा युवा, किशोर, प्रौढ़, वृद्ध बनेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन परिवर्तन होता है। स्वाभाविक प्रक्रिया अपने आप होती है यह प्रक्रिया, इसके बाहरी प्रभाव या दबाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पौधे को हम बाहरी प्रक्रिया के माध्यम से पेड़ नहीं बना सकते, इसी तरह भ्रूण को या किशोर को भी बाहरी दबाव से खींचातानी करके हमें उसको किशोर या फिर युवा नहीं बना सकते। समानता से विभिन्नता की ओर, उद विकास की दिशा समानता से विभिन्नता की ओर होती है। जब बीज है, सारे बीज एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि उसके कोई अंग स्पष्ट नहीं है तो वो समान होंगे, परंतु विकास होगा और उसके पत्ते, तने, फल फूल आदि का विकास होगा तो उसमें विभिन्नता आएगी, उनके कार्य भी अलग अलग हो जाएंगे, निश्चित कार्य होंगे। अनिश्चितता, असमानता से निश्चितता और असमानता की ओर। शुरू में क्या होता है, अनिश्चित होता है, भ्रूण है वो निश्चित नहीं है, वो क्या बनेगा, बीज का भी निश्चित नहीं, आगे चलकर क्या बनेगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। परंतु जो वो बड़ा होगा तो उसके अंग का विकास होगा तो उसमें निश्चितता आएगी। असमानता का मतलब शुरू में आपस में कोई अंग संबंधित नहीं होते हैं, परंतु जब उनके अंगों का विकास होता है तो वो सारे अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे तना है वो जड़ों पर भी निर्भर है, जड़ें तने पर निर्भर है, पत्तियां तने और जड़ों पर निर्भर है, इसी तरह से तने और जड़ें हैं वो भी पत्तियों पर निर्भर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपस में यह जो प्रक्रिया है ये क्या है, अनिश्चितता व असमानता से निश्चितता और सम्मतता की ओर आने की प्रक्रिया है। अतः उद विकास समानता से विभिन्नता, सरलता से जटिलता से सदैव आगे की ओर ले जाने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो सभी समाजों और कालों में विद्यमान रही है। सामाजिक परिवर्तन और उद विकास में अंतर क्या है? सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उद विकास को समान समझा जाता है, परंतु इन दोनों में अंतर है, ये हमने कर लिए हैं। फिर आप यहाँ से नोट्स बनाएंगे, आपकी आसानी रहेगी। अभी एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना होगा कि हर्बर्ट स्पेंसर है, उन्होंने किस पुस्तक में समाजशास्त्रीय उस उद विकास के सिद्धांत की व्याख्या की थी। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है। तो दिशा के आधार पर अंतर, सामाजिक उद विकास की दिशा निश्चित होती है, सदैव सरलता से जटिलता, समानता से विभिन्नता की ओर चलता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन की कोई दिशा निश्चित है नहीं होती है। क्रम के आधार पर अंतर, उद विकास सदैव एक निश्चित क्रम जैसे भ्रूण से शिशु, युवा, प्रौढ़ आदि क्रम में चलता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। शक्ति के आधार पर उद विकास में परिवर्तन या विकास धीरे धीरे और आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन आंतरिक और बाह्य दोनों शक्तियों से प्रभावित होता है। रिवर्सिबिलिटी के आधार पर सामाजिक उद विकास अप्रतिवर्ती इररिवर्सिबल होता है, अर्थात उद विकास सदैव आगे, उद विकास में आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जो बीज है वो अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधे से पेड़ ही बनेगा, ये कभी पीछे नहीं आएगा। पेड़ से कभी पौधा नहीं बनेगा या पौधे से अंकुर नहीं बनेगा। इसी तरह से जो वृद्ध है वो वृद्ध से युवा, युवा से शिशु, इस तरह से नहीं बनेगा, ये सदैव आगे की ओर बढ़ेगा। जबकि सामाजिक परिवर्तन आगे पीछे किसी भी दिशा में जा सकता है, इसमें रिवर्सिबिलिटी भी हो सकती है। कोई प्रथा हम स्वीकार कर रहे हैं, हो सकता है कल हम इसको स्वीकार नहीं करें और उससे आगे वाले समय में फिर इसको स्वीकार कर लें। क्षेत्र के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, जबकि सामाजिक उद विकास तो सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप है। निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसकी दिशा और क्रम अनिश्चित होते हैं, तो वहीं सामाजिक उद विकास सरलता से जटिलता की ओर,
विकास की एक प्रक्रिया जो सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।